नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569066089755 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपीएससी पीटी के फुल एंड सीरीज का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी पीटी वीडियो डी एग्जाम सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। सैयद वंश ने कब से कब तक शासन किया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सल्तनत काल में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है। उनमें सैयद वंश का जो स्थान आता है वह चौथा आता है। पहले पर आपका गुलाम वंश, दूसरे पे खिलजी वंश, तीसरे पे तुगलक वंश, चौथे स्थान पर सैयद वंश और अंतिम में जो है लोधी वंश आता है। और इसके शासकों ने कुल 1414 से लेकर 1451 तक जो है शासन किया था। और सैयद वंश की जो स्थापना है वह खिज्र खान ने की थी। खिज्र खान संस्थापक था, सैयद वंश का था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अशोक ने किस शिलालेख में कहा था कि मनुष्य को दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, बराहमिक शिलालेख में अशोक ने कहा है कि मनुष्य को दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। लेब्राडोर धारा शीत, कैलिफोर्निया धारा उष्ण, क्यूरोसिया धारा उष्ण, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा शीत। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया धारा जो है यह उष्ण धारा नहीं बल्कि यह शीत धारा है और यह प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडी धारा है। बाकी सभी सुमिलित हैं। लेब्राडोर धारा यह शीत धारा है और यह है अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख धारा है। इसी प्रकार से क्यूरोसिया धारा यह उष्ण धारा है और यह जापान के तटीय भागों में बहती है और यह भी प्रशांत महासागर की एक प्रमुख धारा है। और ऑस्ट्रेलिया धारा भी एक शीत धारा है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की स्थल कितने देशों में प्राप्त हुए हैं? 2, 4, 3 या 5? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कुल 3 देशों में सिंधु सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। उनमें अपना भारत देश है, दूसरा आपका अफगानिस्तान है और तीसरा आपका पाकिस्तान है। और इसमें भी सबसे अधिक जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो अपने भारत देश से प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वह कुल 3 देशों से प्राप्त हुए हैं, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ट्रेल्स दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उत्तराखंड में स्थित है ट्रेल्स दर्रा और इसकी जो ऊंचाई है वो 5000 मीटर से अधिक इसकी ऊंचाई है जो उत्तराखंड में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? गंगा की, रावी की, ब्रह्मपुत्र या सतलुज की? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है तीस्ता और यह भारत के सिक्किम राज्य और पश्चिम बंगाल होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यह भारत और बांग्लादेश के मध्य बहती है तीस्ता नदी और इसकी जो कुल लंबाई लगभग 300 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किस चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी को अगले 20 साल के लिए व्यापार का एकाधिकार दिया गया? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1793 के तहत कंपनी को अगले 20 साल के लिए व्यापार का एकाधिकार दिया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है? आर्टिकल 161, आर्टिकल 74, आर्टिकल 41, 141 या आर्टिकल 143? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी प्रश्न पर जो है उच्चतम न्यायालय की राय ले सकता है और इसमें कोई बाध्यकारी नहीं होगा, ना ही यह राय मानने के लिए और ना ही यह राय देने के लिए। तो इसका जो उल्लेख है वह आर्टिकल 143 में किया गया है। आए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22, 7, 30 या 15? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कुल 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में और यह संसद की सबसे बड़ी समिति होती है और जितने भी सदस्य होते हैं वह सभी लोकसभा के होते हैं।
और इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वह 1 वर्ष का होता है। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा। आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? पीएनबी, एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या इलाहाबाद बैंक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक का विलय वर्ष 2020 में किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। टीटीकाका झील किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, बोलोविया, रूस या सोमालिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, बोलाविया में जो है टीटीकाका झील स्थित है और यह एग्जैक्ट जो है बोलोविया और पेरू एक देश है उसकी सीमा पर स्थित है और यह विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर नौकायन वाली झील है, टीटीकाका झील। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह एलिनार ऑस्ट्रॉम जो है पहली महिला है जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और इन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2009 में प्राप्त हुआ था और यह अमेरिका की रहने वाली हैं, एलिनोर ऑस्ट्रॉम। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों तक इसका जो कार्यकाल रहा है? तीसरी, चौथी, 5वीं या 6वीं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वह केवल 4 साल तक रहा है और इसका जो कार्यकाल है वह 1974 से 78 तक इसका कार्यकाल था और उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं और उन्होंने इस योजना को बर्खास्त कर दिया था 1 वर्ष पहले ही। और इस योजना का जो उद्देश्य था वह गरीबी दूर करना और आत्मनिर्भरता पर जोर देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, 5वीं पंचवर्षीय योजना का। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, बनारस अधिवेशन 1905, मद्रास अधिवेशन 1908? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। यहाँ पर सूरत अधिवेशन है ऑप्शन में। सूरत अधिवेशन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी में कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन होता है, गरम दल और नरम दल। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है किस राज्य में राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक हैं? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर या उत्तराखंड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, सबसे अधिक जो राज्यसभा में सीटें हैं ये आपके उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में कुल 3 सीटें हैं। बाकी आपके अरुणाचल प्रदेश में 1 है, गोवा में 1 है और मणिपुर में 1 है। इन तीनों राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है वह 1 है और उत्तराखंड में 3 राज्यसभा की सीटें हैं। इन सभी ऑप्शन में सबसे अधिक उत्तराखंड में सबसे अधिक सीटें हैं और ओवरऑल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 31 सीटें हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों आदि में नियोजन का प्रतिशत से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 या आर्टिकल 25? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, आर्टिकल 24 संबंधित है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों आदि में नियोजन के प्रतिशत से संबंधित। इसका डी ऑप्शन जो है वह सही है। समेत शिखर किस धर्म का एक तीर्थस्थल है? बौद्ध, जैन, हिंदू या सिख? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है समेत शिखर और इसका एक दूसरा नाम भी आप लोग जान लीजिए, इसके पारसनाथ पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है और यह झारखंड में स्थित है, पारसनाथ पहाड़ी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने की थी? रासबिहारी बोस, मदन लाल धिंगरा, श्यामजी वर्मा या खुदीराम बोस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, श्यामजी वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है लंदन में की थी और इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1905 में की थी। इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी श्यामजी वर्मा ने। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म किस राजपूत राजा के महल में हुआ था? राणा सांगा, वीरपाल, राणा वीरसाल या राजा भारमल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, राणा वीरसाल के महल अमरकोट दुर्ग में जो है अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। स्त्रियों के पीर व संतों की मजार पर जाने का प्रतिबंध किसने लगा दिया था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सिकंदर शाह लोदी ने जो है स्त्रियों के पीर और संतों की मजार पर जाने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। इससे एक प्रश्न बार बार पूछता है, गुलरुखी के नाम से जो रचनाएं हैं वह सिकंदर लोदी ही करता था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, गुलरुखी नाम से जो है ये अपना उपनाम रखा था गुलरुखी, उसी के नाम से यह लिखता था।
आते हैं अगला प्रश्न लोग, सांची का स्तूप महात्मा बुद्ध के जीवन के किस घटना संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग, परिनिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन, ज्ञान प्राप्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, इनमें से किसी संबंधित नहीं है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप को जो है अशोक ने बनवाया है और के रायसेन एक जिला है वहाँ पर स्थित है सांची का स्तूप। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जब हस्तांतरित की गई थी उस समय भारत के जो है वायसराय कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी और यह समय था जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे उसी समय राजधानी हस्तांतरित की गई थी और उस समय जो वायसराय थे वह लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पे आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है? विलायत खां सितार, अल्लाह रखा तबला, हरिप्रसाद चौरसिया या अमजद अली खां पखावज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, अमजद अली खां जो है वो पखावज नहीं बजाते बल्कि इनका जो संबंध है वह सरोद वादक है, यह एक सरोद वादक है अमजद अली खां। बाकी सभी सुमिलित हैं। विलायत खां सितार बजाते हैं, अल्लाह रखा तबला और हरिप्रसाद चौरसिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, सूरत या अहमदाबाद? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, सूरत में स्थित है भारतीय हीरा संस्थान और इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। सतह से नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या परिवर्तन हो देखा जाता है? इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, घटता है। सतह से नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वह घटता है, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। जो तीव्रता का मात्रक क्या होता है? मोल, कैंडेला, न्यूटन या केल्विन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, केल्विन होता है जो तीव्रता का मात्रक। मोल होता है वह पदार्थ की मात्रक, न्यूटन होता है वह बल का मात्रक। कैंडेला किसका होता है आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कैंडेला किसका मात्रक है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, एक्सरे की खोज किसने की थी? बेकुरल, रांटजन, रिटर या इनमें से कोई नहीं? तो एक्सरे की जो खोज है वह रांटजन की थी और इसी खोज के लिए इन्हें वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था रांटजन को। आकाश का नीला दिखाई देना किसके कारण होता है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन या परावर्तन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है वह नीला दिखाई देता है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। मानव शरीर में सबसे अधिक जो है कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम, कार्बन, लोहा या क्लोरीन? तो मानव शरीर में सबसे अधिक जो प्राप्त धातु है वो आपकी कैल्शियम है, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? एल गणेशन, बी डी मिश्रा, गणेशी लाल या गंगा प्रसाद? यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट इस कारण से हो जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वह वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं और जिनका नाम जगदीप धनखड़ है और यहाँ के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं वह एल गणेशन बनाए गए हैं, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो, झारखंड का गठन कब किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। झारखंड का जो गठन है वह बिहार को काटकर 15 नवंबर वर्ष 2000 को बनाया गया है, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो, एड्यूड मिर्च भौगोलिक संकेतक मिला है किस राज्य का है? असम, सिक्किम, तमिलनाडु या केरल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, केरल का जीआई टैग है एड्यूड मिर्च और इसी के साथ एक कुटियाटूर आम है उसे भी जीआई टैग दिया गया है केरल का। जैसा कि आप लोग जानते हैं जीआई टैग जिस पदार्थ को दिया जाता है उसकी जो वैलिडिटी दी जाती है वह उसकी वैलिडिटी आपकी 10 साल होती है, 10 साल उसकी वैलिडिटी होती है जिसे जीआई टैग प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, विंबलडन टेनिस 2022 पुरुष एकल का खिताब किस देश के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीता है? आपको बताना है कि नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं, सर्बिया, डेनमार्क, इटली या जर्मनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है और इन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के किर्गियोस को हराकर 7वीं बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया है, 7वीं बार नोवाक जोकोविच ने। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कौन वास्तुकार थे? शंकु, अमर सिंह, वररुच या वराहमिहिर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, शंकु जो है एक वास्तुकार थे। वररुच जो थे वह संस्कृत के एक महान विद्वान थे
वराम मिहिर जो है ये खगोल शास्त्री थे, और अमर सिंह जो है यह एक कोस्टगार्ड थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग, मिशन वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी महाराष्ट्र की योजना है मिशन वात्सल्य योजना। और इस योजना के तहत जो है कोविड-19 में जिन महिलाओं के पति की जो है मृत्यु हो गई थी उन्हीं के लिए यह योजना शुरू की गई थी, और इसे महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया था। हरिजन शब्द को डॉक्टर अंबेडकर नाम किस सरकार ने दिया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह जो है अब डॉक्टर अंबेडकर शब्द का प्रयोग करेगी। जैसे हरिजन बस्ती या मोहल्ला को अब डॉक्टर अंबेडकर बस्ती या डॉक्टर अंबेडकर मोहल्ला के नाम से जाना जाएगा। यह काफ़ी अच्छा वर्क सरकार द्वारा किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर? तो इसकी जो स्थापना है वह सिंगापुर में की जा रही है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म का, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश मध्य जो है आयोजित हुआ है? अमेरिका, रूस, जापान या फ्रांस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी जापान और भारत के मध्य धर्म गार्जियन 2022 जो सैन्य अभ्यास है वह हुआ है। और यह जो आपके 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2022 तक बेलगांव कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया था। और पहली बार धर्म गार्जियन का जो अभ्यास है वो वर्ष 2018 में किया गया था। इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पर आपको बताना है कि 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से जो है किसे सम्मानित नहीं किया गया है? PR श्रीजेश, मनप्रीत सिंह, अवनी लेखरा या दीपक पुनिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी दीपक पुनिया को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है सम्मानित नहीं किया गया। बाकी आपका PR श्रीजेश, मनप्रीत सिंह और अमन लेखरा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 से जो है सम्मानित किया गया है। आप लोग उनके खेल को नोट कर लीजिए क्योंकि खेल आपकी परीक्षा में बार बार पूछेगा। श्रीजेश जो है ये आपके हॉकी प्लेयर हैं, मनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी हमारे कप्तान रहे हैं आपके, और अमन लेखरा जो है यह निशानेबाजी संबंधित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? अजय देवगन, विक्की कौशल, सूर्या या A और C दोनों? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी A और C दोनों, अर्थात अजय देवगन और सूर्या ने संयुक्त रूप से 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। अजय देवगन ने जिस फिल्म में काम किया था उनकी फिल्म का नाम जो है वो तान्हा जी है, और सूर्या ने जिस फिल्म में काम किया है जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है वह सोरराई पोट्रू फिल्म के लिए इन्हें चुना गया है। बात करते हैं, यह तो आपके अभिनेता हो गए। अभिनेत्री की बात करते हैं तो अभिनेत्री भी जो है सोरराई पोट्रू फिल्म की अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली हैं। इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अपर्णा बाल मुरली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जिन्होंने जीता है। 2022 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? रोहित शर्मा, अवनी लेखरा, नीरज चोपड़ा या सुनील छेत्री? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा को प्रदान किया गया है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का खिताब। यह तो आप जान गए पुरुष वर्ग में। महिला वर्ग में जो खिताब है वह मीराबाई चानू को दिया गया है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार। पुरुष वर्ग में नीरज चोपड़ा और महिला वर्ग में मीराबाई चानू को। आते हैं अगला प्रश्न लोग, मालदीव की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया, रुफिया, रूबल या पेसो? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी रुपया। मालदीव की मुद्रा जो है वह रुपया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भाविना पटेल ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल किस खेल में जीता है? कुश्ती, बॉक्सिंग, पैरा टेबल टेनिस या निशानेबाजी? तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल ने। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 28 फरवरी, 5 जून या 20 अक्टूबर? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। 28 फरवरी जो है वह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और इसकी मनाए जाने की जो कारण है वह रमन प्रभाव की खोज जो है वह इसी दिन हुई थी। इसीलिए 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 5 जून काफ़ी चर्चित रहता है। 5 जून जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से मनाया जाता है। और इसी प्रकार से 20 अक्टूबर जो है
वह विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। यह सभी फैक्ट आप नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, लंदन, मनीला या ब्रुसेल्स? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी लंदन में स्थित है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। और यह एक गैर सरकारी संगठन है और यह मानव अधिकारों पर केंद्रित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो स्थापना है वो वर्ष 1961 में हुई थी। ब्रुसेल में आपके नाटो का मुख्यालय है, यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीरभूमि किससे संबंधित है? महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या एस चंद्रशेखर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। राजघाट जो है वो महात्मा गांधी के, इसी प्रकार से इंदिरा गांधी को जो समाधि है वह शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, वह आपका शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी का। महात्मा गांधी का राजघाट, राजीव गांधी का वीरभूमि। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पर भारत के 4 प्रधानमंत्री दिए गए हैं, उनको आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, गुलजारी नंदा, पीवी नरसिम्हा राव, इंदर कुमार गुजराल। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इनमें जो प्रथम स्थान आता है वह गुलजारी नंदा का आता है, दूसरे स्थान विश्वनाथ प्रताप सिंह का आता है, तीसरे स्थान पर पीवी नरसिम्हा राव और चौथे स्थान पर इंदर कुमार गुजराल। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर एक फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम प्रधानमंत्री थे जब उदारीकरण नीति अपनाई गई थी 1991 में, और इन्हीं कैबिनेट में जो है मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और उन्हीं के सुझाव पर यह नीति अपनाई गई थी। यह प्रश्न पिछली बार पूछा था इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, लाइफ डिवाइन जो पुस्तक ये किसने लिखी है? अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। गैंडा परियोजना कब शुरू की गई थी? 1973, 1992, 1987 या 2005? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 1987 में गैंडा परियोजना शुरू की गई थी। 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। टाइगर प्रोजेक्ट 1993 में, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है। एलिफेंट जो प्रोजेक्ट है वो 1992 में शुरू किया था और गैंडा प्रोजेक्ट जो है वो 1987 में शुरू किया गया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पे 4 टाइगर रिजर्व दिया गया है और उनसे संबंधित राज्य को दिया गया है और उसे आपको सुमिलित करना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। नामेरी टाइगर रिजर्व यह आपके असम में स्थित है, पेरियार केरल में स्थित है, कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है और सतकोजिया टाइगर रिजर्व आपके उड़ीसा में स्थित है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, क्रिकेटर की 10 पारियों को दर्शाया गया है। कितनी पारियों बल्लेबाज ने औसत रनों से अधिक रन बनाए हैं? यहाँ पे 10 पारियाँ प्रदर्शित की गई हैं, 108, 65, 13, 113, 78, 109, 72, 57, 104 और 106। यहाँ पे आपको बताना है कितनी पारियों में बल्लेबाज ने औसत रनों से अधिक रन बनाए हैं। 6, 4, 10, 10, 7, 17, 17, 2, 19, 19, 9, 28, 28, 8, 36, 36, 3, 39, 39, 3, 42, 42, 5, 47 और 47, 8 आपका 55 हो जाएगा। हासिल आपका 5 बच जाएगा। इसी प्रकार से 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 8, 24, 17, 7, 24, 24, 1, 25, 25, 26, 26, 6, 32 आपका 32 हो जाएगा। 3 हासिल आपका हो गया। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3, 8, तो यह आपका 825 हो जाएगा। और टोटल 10 पारियाँ हैं, यहाँ से हम लोग 10 से भाग देंगे तो यह आपका 82.5 आ जाएगा। यह औसत आ गया है। हमें यहाँ पे बताना है कि औसत जो है औसत से ज़्यादा कितनी पारियों में रन बनाया है। तो ये आपका 1, 2, 3, 4 और 5 पारियों में इन्होंने औसत से अधिक रन बनाया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, पारी 1 में बनाए गए रन पारी 5 में बनाए गए रनों का प्रतिशत कितना है? पारी 1 में कुल रन इसने 108 बनाया है और पारी 5 में बनाए गए रनों का प्रतिशत कितना है? पारी 5 में कुल 78 रन बनाया है। तो 108 जो है वो 78 का कितना परसेंट है? इसको आप लोग कैंसिल कर लेंगे तो ये आपका 138.46 इसका सही आंसर आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग,
प्रति पारी औसत रन कितने हैं? तो यहाँ पर हम लोग पहले निकाल लिए हैं, जो औसत रन आया हमें वो 82.5 आया। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। पहली 5 पारियों के रनों को जोड़ा जाए तो उस संख्या को S1 कहा जाता है। आखिरी 5 पारियों के रनों को जोड़ जाए तो उस संख्या को S2 कहा जाए। तो आपको बताना है कि S2 माइनस S1 का मान कितना होगा। पहली 5 पारियों को जोड़ा जाए, 8 3 11, 11 3 14, 14 5 19, 19 8 27। हासिल आपका 2 है। 2 7 9, 9 1 10, 10 11, 11 6 17, ये आपका 7 है। हासिल 1 है और 1 1 2 1 3। तो 377 पहली 5 पारी का आता है। अंतिम 5 पारी को हम लोग देख लेते हैं। 9 2 11, 11 7 18, 18 18 4 22, 22 6 28। हासिल आपका 2 आता है और 2 2 5 7, 7 7 14, आपका यहाँ 4 आता, हासिल 1 आता है। 1 1 2, 2 1 3, हासिल 1, आपका 448। 448 में 70 आप घटाएंगे तो ये आपका 71 आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। S2 माइनस S1 आपका 71 आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पारी 2 में बनाए गए रन और पारी 3 बनाए गए रनों का प्रतिशत कितना है? तो पारी 2 में आपका 65 है और पारी 3 में आपका 13 है। तो 13 25 65 या 500% है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अगला जो पाई चार्ट है, यहाँ पर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी दिया गया है। पहला जो प्रश्न है, क्रिकेट का कोण आपको बताना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह 17% क्रिकेट का दिया है और टोटल जैसा कि आप जानते हैं 360 डिग्री का होता है और यहाँ पे 100% दिया गया है और ये 17 है। इसको आप लोग कैंसिल कर देंगे। 17 छक्का 102 और 17 3 51, 51 10 61। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। टोटल जो है 61.2 डिग्री आ जाएगा क्रिकेट का कोण। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अगर कुल 700 छात्र मान लिए जाए, ये कुल छात्रों की संख्या 700 मान ली जाए, तो हॉकी को पसंद करने वालों और फुटबॉल को पसंद करने वालों के बीच अंतर कितना है? यहाँ पर 28% फुटबॉल है और हॉकी 33% है। इनका जो अंतर वह 5% है और टोटल जो है 700 छात्र हैं। तो 700 का 5% आप निकालेंगे तो ये आपका 35 आ जाएगा। ये आपका 35 आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात कितना है? फुटबॉल की तुलना में फुटबॉल आपका 28 है, यह आपका 28 है और दूसरा जो है कबड्डी है। कबड्डी में 22 हैं। तो इनका जो अनुपात निकालना है तो आपका 11:14 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। 11:14 है फुटबॉल और कबड्डी का अनुपात, कबड्डी और फुटबॉल का अनुपात। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पर आपको बताना है फुटबॉल का केंद्रीय कोण कितना होगा। फुटबॉल जो 28% है तो 360/100 × 28। इसको आप लोग कैंसिल कर लेंगे और टोटल आप लोग निकाल लेंगे तो यह आपका 100.8 अंश इसका आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही, इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अगर छात्रों की संख्या कुल 1450 मान ली जाए तो फुटबॉल और कबड्डी में कितने छात्र खेलेंगे? फुटबॉल और कबड्डी, फुटबॉल और कबड्डी, ये टोटल आपके 22 और 28, ये आपके 50 डिग्री हो जाएगा। और 50 की वैल्यू जो है टोटल अगर 1450 तो 50 की वैल्यू आप 725 वैसे भी हो जाएगी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अगर छात्रों की संख्या कुल 1450 है और इन दोनों को जोड़ कर 50% हो रहा है तो इनका भी आधा हो जाएगा। तो यह आपका 725 छात्र हो जाएंगे फुटबॉल और कबड्डी में। अगली डीआई आप लोग देख लीजिए। एक कॉलेज के विभिन्न विषय में पढ़ रहे छात्रों के प्रतिशत के आंकड़ा दिखाया गया है और छात्रों की जो संख्या है वह कुल 4800 बताई गई है। पहला जो प्रश्न है, किस विषय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा परसेंट किस में है? सबसे जो परसेंट है वो आपका विज्ञान में है, 32%। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। सबसे अधिक जो छात्र हैं वो विज्ञान में पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, कला और वाणिज्य में कुल कितने छात्र हैं? कला और वाणिज्य, कला में 14% और वाणिज्य में आपका 24%। तो 14 और 24 आपका 38% हो जाएगा और 38% हमें निकालना है 4800 का, 4800 का 38%। ये हम कैंसिल कर लेंगे और इसको कैंसिल करें। 8 9 64, अंतिम में जिसके भी 4 है उसको ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। 8 9 64, 1824। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हमें सिर्फ ऑप्शन देखकर ही आंसर लगा देना है अगर जिस प्रश्न का उत्तर हमें मिल रहा है डायरेक्ट। अगला प्रश्न है, कला और वाणिज्य मिलाकर विज्ञान से कितना अधिक छात्र या कितने अधिक छात्र कम है या ज़्यादा आपको बताना है। विज्ञान और वाणिज्य, विज्ञान और वाणिज्य, कला और वाणिज्य, कला और वाणिज्य में जो है कुल आप कितने परसेंट है? आपके 38% है और विज्ञान में 32% है। इनका आप अंतर निकालेंगे तो आपका 6% जो है स्टूडेंट ज़्यादा है कला और वाणिज्य में। तो 4800 का 6% निकालेंगे आप लोग, 4800 का 6%,
23 से कैंसिल हो जाएगा, 8 छक्का 48 हो जाएगा और 6 चौको 24, 24 4 28, तो 228 जो छात्र हैं वो ज़्यादा हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। कला और वाणिज्य में टोटल 38% आ रहे हैं, जो ज़्यादा है 32% जो विज्ञान का दिया है। इनका जो अंतर आपका 6% है और 6% जो वैल्यू आपकी आई है 288 छात्र। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पे आपका अनुपात बताना है वाणिज्य और कैटरिंग वर्ग में। वाणिज्य में 24% दिया गया है और कैटरिंग में आपका 10% दिया गया है, तो 24/10 ही आपका हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो 12/5 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, कला और इंजीनियरिंग वर्ग में कुल कितने छात्र हैं? कला में 14% है और इंजीनियरिंग में आपके 12% है। 14/12 आपका 26% हो जाएगा और 4800 का जो है 26% हम लोग निकाल लेंगे, 23 से कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं। 48 × 26, 6 8 48 और 6 चौको 24 4 28, फिर 8, ये आपका 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 8 8 6 14 और 9 2 11 1 12, तो ये आपका 1248 छात्र जो है कला और इंजीनियरिंग वर्ग में हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ये हमारी तीसरी DI है। एक परिवार कुल अनुमानित जो खर्च है वह बताया गया है और यहाँ पे वेतन उस परिवार का कुल 32,000 रुपये है। किराना, विविध, निवेश, कपड़े, बिजली, शिक्षा और मोबाइल। पहला जो प्रश्न है, परिवार का कपड़े और किराने पर मिलाकर कितना बजट जो है खर्च किया जाए? किराने आपका 20% है, कपड़ा आपका 8% है, तो ये आपका 28% हो जाएगा और 3200 का जो है 28% निकालेंगे, 32,000 का 28%, सॉरी 32,000 का 28% निकालेंगे, तो यह आपका टोटल जो आएगा वह 8960 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। 3200 का 28% आप निकाल लीजिएगा, जो 8,960 रुपये आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कपड़ा और मोबाइल पर खर्च कितना किया गया? कपड़ा और मोबाइल ये आपका 6% है और ये आपका 8% है, तो यह 32,000 का 14% हमें निकाल लेंगे, ये आपका इसे से कैंसिल हो जाएगा। 14 दूनी 28 और 14 3 42, 42 2 44, ये आपका 4480 रुपये इसका आ जाएगा। कपड़ा और मोबाइल पर जो खर्च किया गया है वो आपका 4408। बिजली का लगभग कितना प्रतिशत विविध है? बिजली का कितना प्रतिशत विविध है? विविध यहाँ पर 7% है और बिजली आपका 19% है, तो यह 7/19 हो जाएगा और इसको हम लोग कैंसिल करेंगे और इसे कैंसिल करेंगे तो ये आपके लगभग 36% के बराबर आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आप लोग कुछ कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निवेश और शिक्षा का अंतर कितना है? निवेश में 15% है और शिक्षा में आपका 25% है। इन दोनों का जो अंतर आप देख पा रहे हैं 10% है और हम लोग 32,000 का 10% निकालेंगे तो वह आपका 3200 आ जाएगा, तो ये आपका 3200 रुपये है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किराना और शिक्षा का बजट का अनुपात आपको बताना है। किराना आपका 20% है और शिक्षा का जो बजट है वो आपका 25% है। इसको हम लोग 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका 4/5 आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। किराना और शिक्षा का जो अनुपात होगा वह 4/5 का होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। एक भाग के प्रश्न में भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यहाँ पे शेषफल 16 दिया गया है, आपको भाज्य बताना है। तो जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। शेषफल यहाँ पे 16 दिया गया है और शेषफल का 5 गुना जो है भाजक है। 5 गुना मतलब ये आपका 16×5 80 हो जाएगा और भागफल जो है वह 4 गुना है भाजक का और यह आपका हो जाएगा 20, तो यह आप इसको जोड़ देंगे तो ये आपका 1600 1616, तो ये आपका इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। 80 × 20 धन 16, तो ये आपका 1600 हो जाएगा और प्लस 16, तो ये आपका 1616 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 16,641 का वर्गमूल कितना होगा? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। 5 तो पहले ही नहीं होगा, यहाँ पर 3 ऑप्शन बचा हुआ है और आप लोग वर्ग को याद कर लीजिए। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यह जो है 129 का वर्ग है 16,641। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आर के मान के लिए 172 आर एक पूर्ण घन होगा। आपको बताना है कि आर की जगह पे कौन सा अंक आएगा।
सबसे पहले जो 172R लिखा गया, इसको देखा जाए तो 1700 कुछ संख्या आएगी, और यह जो 1728 है ओवरऑल जो संख्या है, और इस 1728 जो है ये 12 का घन है, और अंतिम स्थान पर आपका 8 आएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। तो आप लोग जितने हो सके वर्ग और घन को याद कर लीजिए, या परीक्षा में आपको इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इसके सिलेबस में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यदि ए के 30% के 40% बराबर, बी के 25% के 60% के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात आपको निकालना है। प्रश्न आप लोग डायरेक्ट यहीं से काट लेते हैं। ये 1 0 इस 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 25 25 और 5 8 40 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 1 90, 3 दूनी 6, और 2 से इसको काट लेंगे हम लोग, तो ये आपका ए अनुपात बी जो आ जाएगा वह आपका 5:4 आ जाएगा, और यह 5:4 आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। इसको आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 3 1200 और ये आपका 1500, तो 3 से काट लेंगे तो ये आपका 4:5 आएगा। इसका जो है 5:4 आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इसी प्रकार से 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 35 दिया गया है। इनमें आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर विषम दिया होता है, अगर 5 संख्या लगातार है, तो जो औसत संख्या आती है वह बीच वाली संख्या ही आती है, और हमें बीच वाली संख्या में पता है 33 है, तो इसको हम लोग 33 रख देंगे। और यह लगातार है तो एक घटा देंगे, एक बढ़ा देंगे। ये आपकी संख्या जो है 31 32 33 34 और 35, और अब सबसे बड़ी संख्या में पूछ रहा तो आपका 35 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अगर हमें औसत दिया है, और जैसा कि आप जानते हैं कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या है, और हमें विषम दिया है, 5 संख्या दिया या 7 संख्या दिया, अगर मान लीजिए 7 संख्या दिए होते तो इस प्रकार जो है वो आपका 30 हो जाती है, और यह आपका 36 हो जाती है। तो बीच वाली संख्या औसत होती है, और वो हमें 33 पता है। तो 5 जो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है वो 35 हो जाएगी। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता है वो आपका 31 हो जाती है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ये आपकी रीजनिंग से प्रश्न बनाया गया है। FWA HYC KBF OFJ, तो अगला कौन सा आएगा? तो यह आप लोग जानते हैं कि 6 होता है, यह आपका 8 होता है, यह 11 है, और यह 15 है। यहाँ आपको 2 बढ़ रहा है, यहाँ आपका 3 बढ़ रहा है, यहाँ आपका 4, अगला जो आएगा वो 5 बढ़ेगा। 5 बढ़ने का मतलब टी होता है, मतलब 15 5 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से 23, ये आपका 23 है, फिर 24 है, फिर आपका 2 है, और 6 है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें 2 2 की वृद्धि की जा रही है। 2 + 3 और प्लस जो है 4, और अगला जो आएगा वो 5 बढ़ेगा। 6 5 11, 11 अर्थात के हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी और ए दोनों भी सही हो रहा है। अंतिम हम लोग चेक कर लेते हैं। ए 1 हो जाएगा, सी 3, ए आपका 6 हो जाएगा, जे आपका 10 हो जाएगा। हम लोग देख पा रहे होंगे कि 2 3 4, अगला जो बढ़ेगा वो 5 बढ़ेगा। तो 5 अर्थात मतलब 15 हो जाएगा, और 15 का आपका ओ होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 3 7 23 95 479। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3 का गुना करके 1 जोड़ा गया है, इसी प्रकार से 7 का 3 गुना करके 2 जोड़ा गया है, फिर 23 का 4 गुना करके 3 जोड़ा गया है, और 95 का 5 गुना करके 4 जोड़ा गया है। अगली जो संख्या है वो 6 गुना करके 5 जोड़ी जाएगी। तो हम लोग 479 का 6 गुना करते हैं, 6 9 54 हो जाएगा, और 7 6 42, 42 5 47। इसी प्रकार से 6 चौको 24, 24 4 28, यह हो गया। और इसमें हम लोग 5 जोड़ देंगे, तो ये आपका 28 79 आ जाएगा। और यह ऑप्शन ए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, 28 और 79। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सुभाष की ओर इशारा करते हुए सौम्या ने कहा, उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती पुत्री की पुत्री है। तो आपको बताना है सौम्या सुभाष से कैसे संबंधित है। बहन है, माँ है, पुत्री है, या चचेरी बहन है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सौम्या जो है वो सुभाष की माँ है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। ये आपके कथन निष्कर्ष से प्रश्न बनाया गया है। शल्य चिकित्सा के बाद रोगी की स्थिति में सुधार होना चाहिए। अवधारणा जो है और रोगी के वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उसकी शल्य चिकित्सा की जा सकती है। दूसरा जो धारणा है, रोगी के वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उसकी शल्य चिकित्सा नहीं की जा सकती है। केवल धारणा 1 निहित है, केवल धारणा 2 निहित है, दोनों धारणाएं निहित है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन सही है।
केवल धारणा एक जो है वो निहित है। अगला जो प्रश्न है, रोहिणी 8 दिन पहले फिल्म देखने गई थी और वह केवल शुक्रवार को ही फिल्म देखने जाती है, तो आपको बताना आज कौन सा दिन होगा, रविवार, शनिवार, गुरुवार या सोमवार। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, आज का जो दिन होगा वह आपका शनिवार होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अलंकार का परिभाषा आपको बताना है, आभूषण, कांतार, कमल या अनाश्रित। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, आभूषण जो है वो पर्यायवाची होता है अलंकार का। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको बताना कौन शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, सहायता, सजावट, समृद्धि, सर्वोदय। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी जो है वह सर्वोदय जो है वह आपका पुल्लिंग शब्द है। बाकी सहायता, सजावट और समृद्धि जो है ये सभी स्त्रीलिंग के शब्द हैं। सर्वोदय जो है वो पुल्लिंग है। आते हैं अगला प्रश्न लो। चैन की बंसी बजाने के जो अर्थ होता है वो आपको बताना है, आत्मज्ञान होना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना या बेरोजगार होना। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। चैन की बंसी बजाने का जो अर्थ होता है वो मौज करना होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। तिरस्कार का संधि विच्छेद आपको बताना है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। तिरस्कार का जो संधि विच्छेद होता है वह तिरह प्लस कार होता है, इसमें आपका विसर्ग संधि है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, बहिरंग का विलोम क्या होगा, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अंतरंग। बहिरंग का जो विलोम होता है वह अंतरंग होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। ये आपके हिंदी का पहला पैसेज है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो आप लोग रोक लीजिए, पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिए। पैसेज से रिलेटेड हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, समय का सदुपयोग का क्या अर्थ होता है। जिन्होंने पैसेज पढ़ लिया होगा उनको इसका उत्तर पता चल गया होगा। इसका जो ऑप्शन बी है उसे व्यर्थ ना करना, इसका जो अर्थ होता है। इसका बी ऑप्शन है वो सही है। छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है, क्योंकि जो इसकी महत्ता समझते हैं वह जो है सफल होते हैं, महत्ता समझते हैं वो सफल होते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जो धन है वह मिल जाएगा परंतु समय वापस नहीं मिल सकता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, सजगता का पर्यायवाची कौन नहीं है, प्रमाद, सतर्कता, होशियारी, चौकन्नापन। तो प्रमाद जो है वह सजगता का पर्यायवाची नहीं है, बाकी आपके सतर्कता, होशियारी और चौकन्नापन जो है ये सभी सजगता के पर्यायवाची होते हैं। ये जो पैसेज दिया गया है उसका शीर्षक क्या होगा, समय और जीवन, छात्र जीवन और समय, छात्र जीवन या समय का अनुपयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, छात्र जीवन और समय जो है इस गद्यांश का शीर्षक होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। ये आपका दूसरा पैसेज है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक लीजिए, पैसेज आप लोग पढ़ लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं पैसेज से पहला प्रश्न, इस गद्यांश का मूल जो है कथ्य क्या है। आतंक और सर्वनाश का भय, विश्व में शस्त्रार्थों की होड़, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति जो है इस गद्यांश का मूल कथन है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा जो है किसने दी है, यह जो प्रेरणा है वह जापान पर गिराए गए अणुबम ने दी है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से जो है एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही है। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं, पारस्परिक भय के कारण जो है बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र बना रहे हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति जो है वह नष्ट हो जाती है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। ये आपके इंग्लिश सेक्शन से प्रश्न बनाया गया है। यहाँ पर आपको विलोम बताना है एक्सोडस का। एक्सोडस मतलब होता है गमन और अराइवल मतलब होता है आगमन। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। वह समानार्थी शब्द बताना है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो अर्थ होता है वह शानदार होता है और ग्लिटरिंग का भी जो अर्थ होता है वह शानदार होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। जिसे ऊंचाई से डर लगता है उसके लिए शब्द क्या प्रयोग होता है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह एक्रोफोबिया कहा जाता है, जिससे ऊंचाई से डर लगता है, फियर ऑफ हाइट। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। मधुमक्खी को जहाँ रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे अपियरी कहा जाता है।
मधुमक्खियों के रखने वाला स्थान को अपियरी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, जेन्युइन का समानार्थी शब्द क्या होता है? जेंटल, रियल, अट्रैक्टिव या गुड? तो जेन्युइन का जो समानार्थी होता है वह रियल होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। तो टोटल हम लोग 100 प्रश्न जो है वो देख चुके हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।